हमारे टॉपिक होंगे गुटनिरपेक्षता का अर्थ, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति एवं सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो जिस समय ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई उस समय विश्व में दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ऐसे में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए नए देशों के सामने अपने आर्थिक विकास और गरीबी से जूझने वाली समस्याएं थी। ऐसे में गुटनिरपेक्षता की नीति ने एक नए मंच की स्थापना का प्रयास किया, जिसे ही गुटनिरपेक्षता का नाम दिया गया। गुटनिरपेक्षता में दोनों महाशक्तियों के गुटों से पृथक रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा गुटों से पृथक रहने के अलावा विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता के लिए निरंतर प्रयास करना भी इसका उद्देश्य था। तीसरा है उचित अनुचित का फैसला स्वविवेक से करना। जैसे किसी भी गुट में शामिल होने के बाद उसी के फैसले को सही बताना पड़ता है, तो जो महाशक्तियां हैं, जो बड़ा राष्ट्र है, उसके दबाव में कोई फैसला ना करना। तो इस तरह दोनों महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होने तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता के लिए सक्रिय रहने के आंदोलन को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की प्रकृति और सिद्धांत की। तो गुटनिरपेक्षता की जो प्रकृति है उसे कई बार तटस्थता या पृथकतावाद का नाम दिया जाता है। तो आज हम इस बात को क्लियर करेंगे कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथकतावाद का तात्पर्य है स्वयं को अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र से अलग रखना, जबकि गुटनिरपेक्ष देश हैं वो अन्य देशों के बीच युद्ध को टालने और विश्व शांति के लिए सक्रिय प्रयास करते हैं। ये स्वयं को अलग रखने का प्रयत्न नहीं होता है। दूसरा जो हमारा इसी के अंदर आता है कि कुछ लोग इसे तटस्थता से जोड़ते हैं, तो गुटनिरपेक्षता तटस्थता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तटस्थता का अर्थ है युद्ध में शामिल न होना, ये तो है ही है। इसके साथ साथ ये भी है कि युद्ध उचित है या अनुचित, इसके बारे में भी कोई दृष्टिकोण ना होना। लेकिन जो गुटनिरपेक्षता है वो युद्ध में शामिल ना होते हुए भी इस बारे में कि युद्ध उचित है या अनुचित, इसके बारे में आलोचना या सराहना दोनों ही। यदि आलोचना है तो आलोचना और सराहना है तो सराहना। ये सोच समझ करके स्वविवेक से निर्णय करके करने की नीति है। अगला है गुटनिरपेक्षता किसी देश या राष्ट्र का किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना। कि गुटनिरपेक्ष देश जो है वो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाए हों या फिर वो सोवियत संघ ने बनाए हों। अगला है गुट अथवा राष्ट्र के कार्य की सराहना या आलोचना स्वविवेक से करना। इसे हम क्लियर कर चुके हैं कि जो महाशक्तियां हैं उनके अगर कार्य विश्व के हित में है तो उनकी सराहना करना, और अगर वो विश्व शांति के हित में नहीं है तो उनकी आलोचना स्वविवेक से करना। जबकि ये हम जानते हैं कि यदि कोई भी राष्ट्र किसी गुट में शामिल हो जाता है तो उसे संबंधित गुट की प्रत्येक कार्यवाही को सही बताना ही पड़ता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित। इसके अलावा जो गुटनिरपेक्षता की प्रकृति है वो है विश्व शांति की चिंता। और अगला है आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है वो है कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद नहीं है, तटस्थता की नीति नहीं है, किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं है, आलोचना या सराहना स्वविवेक से करना, इसके अलावा विश्व शांति की चिंता करना।
और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, यानी दोनों गुटों से, दोनों महाशक्तियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना भी इसके सिद्धांतों में शामिल है, ताकि आर्थिक विकास करके जो नव स्वतंत्र देश हैं वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन में नई आर्थिक व्यवस्था को लागू करवाने में अपना योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आखिर है क्या, नई आर्थिक व्यवस्था आखिर है क्या। उसके कुछ सिद्धांत हैं। नई आर्थिक व्यवस्था के कुछ सिद्धांत हैं जो गुटनिरपेक्ष देशों के कुछ देशों को, अधिकांश देशों को दिए गए हैं। गुटनिरपेक्ष देशों को अल्प विकसित राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। और नंबर 2, उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण दिया गया है, जबकि पहले उनका उपयोग पश्चिमी देश करते थे। अगला है कि पश्चिमी बाजारों में उन्हें अपने सामान को बेचने की छूट होगी और उसके लिए भी पश्चिमी देश अपनी नीति में उन्हें छूट देंगे। अगला है पश्चिमी देश उन्हें कम लागत में प्रौद्योगिकी आयात करने में भी सहयोग करेंगे। और अगली इस व्यवस्था की जो विशेषता है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार जो हम अगला इसका सिद्धांत पढ़ेंगे वो है महाशक्ति का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं। तो किसी भी गुटनिरपेक्ष में शामिल देशों को किसी भी महाशक्ति का अनुसरण करने की, फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसका एक और सिद्धांत है, इसकी एक और प्रकृति है कि उपनिवेशवाद से जो मुक्त देश हैं उनमें ऐतिहासिक जुड़ाव है, क्योंकि उनका इतिहास लगभग समान रहा है, इसलिए उनकी समस्याएं भी लगभग समान हैं, तो उनमें एक प्रकार का ऐतिहासिक जुड़ाव हो सके। इसके अलावा ये सारे देश मिलकर के सशक्त ताकत बन सके और परस्पर सहयोग के लिए एक ऐसे मंच की स्थापना कर सके जहां से ये एक शक्ति के रूप में जाने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी या अन्य प्रकार के विकास में भी एक दूसरे का सहयोग कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में की गई और जो इसके संस्थापक हैं उनमें 3 प्रमुख व्यक्ति हैं। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। इनका जो समर्थन किया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा। जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल थे। अब हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं। तो विश्व राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुगमन, अर्थात उस समय विश्व की जो स्थिति थी वो 2 महाशक्तिशाली गुटों के बीच शीत युद्ध का दौर था और ऐसे में अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 2 पर बात करें तो जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी उनके ऊपर निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित, स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से पृथक होना नहीं है, बल्कि सक्रिय सहयोग देकर के उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए इस बारे में विचार विमर्श करने के साथ साथ उनको कार्य रूप में परिणत करना भी गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता है। हम इसकी अगली नीति की बात करें तो ये तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि जो गुट हैं उनकी प्रभावशीलता से मुक्त स्वतंत्र नीति का परिचायक है। इसके अलावा
चौथे नंबर की इसकी विशेषता की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण और अहिंसक समाधान चाहती है। नंबर 5, शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों से अलग रहने की, उनके दबाव में नहीं आने की और अपना स्वयं का हित सोचने की नीति है कि कैसे हम विश्व में शांति स्थापित करने के साथ साथ अपने हितों की भी पूर्ति कर सके। नंबर 6, विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाने की नीति। यदि किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो हमेशा उसके दबाव में रहना पड़ता है और ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो दोनों महाशक्तियों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करती है, मध्यस्थता करने का प्रयास करती है। नंबर 7, विश्व राजनीति में जटिलताओं से पृथक और तटस्थ रहकर सार्थक योगदान प्रदान करने की नीति है। जो विश्व राजनीति है उसमें जटिलताओं से दूर रहना और विश्व की समस्याओं में सार्थक योगदान देना, ये इस नीति का लक्ष्य है। इसके अलावा इस गुट निरपेक्षता की नीति ने नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के समक्ष दोनों गुटों में शामिल होने के अलावा तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया कि जो देश इन गुटों की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार गुट निरपेक्षता ने तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया। अब हम चर्चा कर लेते हैं गुट निरपेक्षता का मूल्यांकन। क्योंकि कुछ लोग इसे नकारात्मक नीति कहते हैं, लेकिन ये नकारात्मक नीति नहीं है, ये सकारात्मक नीति है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नकारात्मक नीति है वो तटस्थता, अप्रगतिशील, उपदेशात्मक होती है, लेकिन ये ना तो तटस्थता है, ना अप्रगतिशील है और ना ही उपदेशात्मक है। ये सकारात्मक है। क्यों है सकारात्मक? क्योंकि ये उचित और न्याय संगत की तो सहायता और समर्थन करता है और अनुचित और अन्यायपूर्ण की ये आलोचना और निंदा करता है बिना किसी दबाव के। इसके अलावा बिना किसी महाशक्ति के दबाव के अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। अन्य शक्ति के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहना भी इसका लक्ष्य है और इसका मुख्य लक्ष्य है सभी राष्ट्रों से मैत्री संबंध स्थापित करना, यानी दोनों गुटों से भी मैत्री संबंध स्थापित करना और उनसे सहायता प्राप्त करना। इसके अलावा पीड़ित पक्ष की मदद के लिए ये हमेशा तैयार है और अपने क्षेत्र में युद्ध करने की अनुमति नहीं देता है, युद्ध में सहायता भी नहीं करता है, कोई गुप्त संधि या समझौता नहीं करता है, लेकिन विश्व शांति बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा इस गुट निरपेक्षता की नीति का मुख्य लक्ष्य है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। तो इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति सकारात्मक नीति है, नकारात्मक नीति नहीं है। अगले टॉपिक में हम गुट निरपेक्षता से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे।